हमने दो तरीके के परिवर्तन के बारे में जाना। एक परिवर्तन वो जो बहुत जल्दी जल्दी होता है उसको बोलते हैं तीव्र परिवर्तन। एक परिवर्तन वो जो धीरे धीरे होता है उसको बोलते हैं मंद परिवर्तन। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, आप लोग बताइए कि वो परिवर्तन तीव्र परिवर्तन है या फिर मंद परिवर्तन है। दूध से दही का बनना कैसा है? मंद नहीं, तीव्र होगा ना, क्योंकि एक रात में तो दही जम जाता है। ये हुआ तीव्र परिवर्तन। गेहूं से आटे का बनना, तीव्र परिवर्तन। गीले कपड़े का सूखना, पटाखों का जलना, तीव्र। गन्ने से रस गन्ने के रस से गुड़ बनाना, बीज से वृक्ष बनना, तीव्र होता है। हाँ, ये होता है मंद परिवर्तन। ठीक है। तो ये हमारे दो तरह के परिवर्तन होते हैं। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे आप गुब्बारा फुलाते हैं, गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा बड़ा हो जाता है, वो भी एक तरीके का परिवर्तन है। आप गुब्बारा फुलाने के बाद उसकी हवा निकाल देते हैं तो गुब्बारा वापस छोटा हो जाता है। तो इसमें आपने देखा कि परिवर्तन हुआ गुब्बारे में, और जब आपने हवा निकाल दी तो जैसा गुब्बारा पहले था हवा भरने से, वैसा ही दोबारा हो गया, है ना। इसी की तरह एक दूसरा भी है। जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं और अब हवा भरते जाते हैं तो एक समय के बाद गुब्बारा फट जाता है। जैसे गुब्बारा फटता है उसकी हवा निकल जाती है और इस गुब्बारे में आप दोबारा हवा नहीं भर सकते। तो इसमें गुब्बारा हवा निकलने के बाद पहले जैसा नहीं रहता। इसके साथ ही आप कागज के अगर टुकड़े करते हैं तो कागज छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, वो भी एक तरीके का परिवर्तन है। तो जैसे गुब्बारे का पहले वाला परिवर्तन था, उसमें गुब्बारा पहले जैसा हो गया। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको वापस पुराने जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको वापस पहले जैसा नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर गुब्बारे में से हमने हवा निकाल दी तो गुब्बारा पहले जैसा हो जाएगा, वो परिवर्तन वापस पहले जैसा हो गया। लेकिन अगर गुब्बारे में हमने बहुत ज़्यादा हवा भरी और गुब्बारा फट गया तो वो गुब्बारा पहले जैसा दोबारा नहीं होगा। ऐसे ही एक और उदाहरण दिया है कि आप थोड़े से पानी में 2 चम्मच नमक मिलाइए और फिर उसको पानी को उबालते रहिए। जब उस पानी को लगातार आप उबालते रहेंगे तो सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा और आखिर में आपके बर्तन में एक सफ़ेद सफ़ेद सा पदार्थ रह जाएगा। वो सफ़ेद पदार्थ कुछ नहीं, वो नमक है जो आपने पानी में घोला था। तो इससे ये हुआ कि नमक को जब हमने पानी में घोला तो वो पानी के साथ मिल गया और हमें दिखना बंद हो गया। लेकिन जब हम उस पानी को लगातार उबालते रहे तो वो पानी वापस नमक बच गया। तो ये जो परिवर्तन होते हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा कि एक होता है तीव्र परिवर्तन, दूसरा होता है मंद परिवर्तन। ठीक है। इसी तरीके से परिवर्तन के दो और प्रकार होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि किसी चीज के आकार में अगर कोई बदलाव होता है, या किसी चीज के रंग में कोई बदलाव होता है, या किसी चीज की गंध में कोई बदलाव होता है, किसी चीज की खुशबू में कोई बदलाव होता है, वो होता है भौतिक परिवर्तन। अर्थात जो परिवर्तन आप लोग देख सकते हो, सूंघ सकते हो, समझ सकते हो, उस परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे कि एक पौधे का बड़ा होना, आपको दिखेगा कि पौधे का आकार बढ़ रहा है। आप लोगों की हाइट बढ़ना, वो आपको पता चलेगा आपकी हाइट बढ़ रही है ना। तो ये होते हैं भौतिक परिवर्तन। गुब्बारे में हवा भरी, गुब्बारा बड़ा हो गया, वो एक भौतिक परिवर्तन है। पानी में नमक घोल दिया, वो एक भौतिक परिवर्तन है, पानी नमकीन हो गया। ठीक है। ये भौतिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन में कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको वापस पहले जैसा किया जा सकता है। जैसे कि गुब्बारे में हवा भरी थी हमने और हवा को वापस निकाल दिया तो गुब्बारा पहले जैसा हो गया। तो इस तरह के परिवर्तन जिनको वापस पहले जैसा किया जा सकता है उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन।
यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी किताब में उत्क्रमणीय परिवर्तन। ये देखिए इधर लिखा हुआ है उत्क्रमणीय परिवर्तन। ये वो परिवर्तन हैं जिनको वापस पहले जैसा किया जा सकता है। जैसे हमने गुब्बारे में हवा भरी और अगर हवा हम निकाल देते हैं गुब्बारे से तो गुब्बारा पहले जैसा हो जाता है। इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है। इसके अलावा वो परिवर्तन जिनको पहले जैसा नहीं किया जा सकता, जैसे कि हमने गुब्बारे में हवा भरी, बहुत सारी हवा भर दी और गुब्बारा फट गया। गुब्बारे के फटने के बाद उससे हवा सारी निकल गई, लेकिन उस गुब्बारे में दोबारा हवा नहीं भरी जा सकती, तो वो गुब्बारा पहले जैसा नहीं रहा, है ना। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ये जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। मतलब कि इसको वापस पहले जैसा नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपके घर में कोई लोहे का सामान रखा हुआ है, आप देखते हैं अगर वो एक टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है तो उस पे जंग लगने लग जाता है। देखा है आप लोगों ने लोहे की चीज़ों पे जंग लगते हुए? तो एक बार जब लोहे पे जंग लगने लग जाता है तो उस जंग को दोबारा लोहे में नहीं बदला जा सकता। जिस लोहे का जंग बन गया, जो जंग हो गया भूरे रंग का, लाल रंग का, उसको वापस लोहे में नहीं बदला जा सकता। तो ये एक हुआ अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसा कि हमारा गुब्बारा फटने वाला उदाहरण मैंने दिया, वो एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कुछ परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। तेजी से तेजी से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तीव्र परिवर्तन। कुछ परिवर्तन हैं वो बहुत धीरे धीरे होते हैं। धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? मंद परिवर्तन। फिर हमने पढ़ा कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें कि किसी भी चीज का आकार बढ़ता है, उसका माप बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, या उसका रंग बदलता है, या उसकी खुशबू बदलती है। तो ऐसे परिवर्तन जो आप लोग समझ सकते हो देख के या सूंघ के या हाथ लगा के, तो ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है। जैसे किसी पेड़ का बढ़ना, गुब्बारे का फुलाना, मोमबत्ती का जलना, आप लोगों की हाइट बढ़ना। ठीक है। ये सब होते हैं भौतिक परिवर्तन। उसके बाद हमने जाना कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें उस पदार्थ को वापस पहले जैसा बनाया जा सकता है। जैसे कि हमने उदाहरण लिया गुब्बारे का। अब अगर आप गुब्बारे में हवा भरते हैं और गुब्बारा फुलाने के बाद वापस उस हवा को निकाल देते हैं तो गुब्बारा पहले जैसा हो जाता है और आप उसमें दोबारा हवा भर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिनको वापस पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है उनको बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या बोलते हैं? ऐसे ही कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जिनको पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता। ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे कि गुब्बारे का फट जाना या लोहे के ऊपर जंग लगना। तो क्या बोलते हैं ऐसे परिवर्तन को? ठीक है। तो ये होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है। तो ये तो पढ़ा हमने भौतिक परिवर्तनों के बारे में। ऐसे ही एक दूसरी तरह के परिवर्तन होते हैं जिनको बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि जब उन चीज़ों में परिवर्तन होता है तो एक रासायनिक क्रिया होती है। एक बहुत ही आसान सा उदाहरण मैं दूंगा। हमने सबसे पहले पाठ में पढ़ा था पौधों में भोजन के बारे में, पौधों में पोषण के बारे में पढ़ा था ना। और हमने पढ़ा था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की मदद से खाना बनाते हैं, पढ़ा था। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जब पौधे की पत्तियों पे
सूरज की रोशनी पड़ती है तो पौधे खाना बनाते हैं। और खाना बनाने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि सूरज की रोशनी, फिर जड़ों से वो पानी खींचते हैं, है ना, और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे, और फिर वो खाना बनाते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ये जो पौधों की खाना बनाने की प्रक्रिया है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि सूरज की रोशनी ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली, पानी लिया और ग्लूकोज बना दिया, तो पौधे के अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया हुई जिससे कि वो खाना बना। ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। या फिर आपने ब्रेड को, रोटी को ऐसे ही खुला छोड़ दिया बहुत टाइम के लिए, 5-6 दिनों के लिए, तो हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा था कि उसके ऊपर पीला पीला हरा हरा सा कुछ पैदा होने लगता है। कवक और शैवाल के बारे में हमने पढ़ा था दूसरे पार्ट में, जिसमें प्राणियों में पोषण की बात हुई थी। तो वो क्या होता है, वो उस रोटी के अंदर एक रासायनिक परिवर्तन होने लग जाता है। यहाँ पे आपकी किताब में कुछ और उदाहरण भी दे रखे हैं। पहला उदाहरण इन्होंने दिया है कि आप अगर एक मैग्नीशियम की पतली पट्टी को जलाते हैं तो वो बहुत ही सफ़ेद रोशनी देते हुए जलने लगता है, वो चमकने लगता है और वो जलने लगता है। और वो पट्टी जो होती है वो एक पाउडर के रूप में बदल जाती है, जैसे राख होती है, वो राख के जैसे बन के नीचे गिरने लगती है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही हम आग लगाते हैं मैग्नीशियम की पत्ती में, मैग्नीशियम के फीते में, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ एक रासायनिक प्रक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है तो उसके कारण ये जलने लगता है और सफ़ेद रोशनी देने लगता है। तो इसमें एक रासायनिक प्रक्रिया हुई जिसमें कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया और इसने हमें रोशनी दी। ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक प्रक्रिया हुई और सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बना दिया गया। ऐसे ही आप मोमबत्ती अगर जलाते हैं तो मोमबत्ती में क्या होता है, मोम जो होता है वो जलने लगता है, और जब मोम जलता है तो वो हमें आग देता है, वो हमें गर्मी देता है, और मोमबत्ती धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तो उसमें जो मोम है मोमबत्ती का, वो जलता है और ऑक्सीजन के साथ वो एक रासायनिक प्रक्रिया करता है जिससे कि हमें रोशनी मिलती है, जिससे हमें आग मिलती है और गर्मी मिलती है। तो ये उदाहरण हुए रासायनिक परिवर्तन के। कौन से परिवर्तन के उदाहरण हुए ये? रासायनिक परिवर्तन। ये देखिए इधर लिखा हुआ है रासायनिक परिवर्तन। किसके उदाहरण हुए? रासायनिक परिवर्तन। ये सब है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जब ये परिवर्तन होते हैं तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, और जब रासायनिक प्रक्रिया होती है तो पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। जैसे कि पौधों ने खाना बनाया तो पदार्थ सूरज की रोशनी से ग्लूकोज में बदल गया। पौधों ने ली तो सूरज की रोशनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, पानी लिया था, लेकिन बना क्या? ग्लूकोज बन गया। ऐसे ही जब मैग्नीशियम को जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ऐसे ही जब मोमबत्ती को जलाया तो मोम से धुआं बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, जो पदार्थ है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जा रहा है। तो जब पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और जो भौतिक परिवर्तन था उसमें पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदलता था। उसमें क्या होता था, या तो उसका आकार बढ़ जाता था, उसका माप बढ़ जाता था, उसकी हाइट बढ़ जाती थी, ये सब चीजें हैं, वो होता था भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब पदार्थ का रूप बदल जाता है वो हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। आपने कभी सेब काटे हैं, सेब खाया है? जब आप सेब को खा के थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हैं तो आपने सेब के ऊपर देखा है एक लाल लाल रंग की परत जम जाती है। तो वो क्या होता है, वो सेब जो है वो हवा के साथ एक रासायनिक प्रक्रिया करता है
इसके कारण उसका रंग बदलने लगता है, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही बैंगन को आप खुला रख के छोड़ दो तो बैंगन काला पड़ने लगता है, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो कोई भी रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। जैसे मैग्नीशियम का हमने पढ़ा, तो मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन, क्योंकि जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया करेगा और वो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद है हम प्रकाश संश्लेषण को भी ऐसे ही दिखाते थे, याद है किसी को? हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण को भी हम ऐसे ही दिखाते थे। वहां पे हम लिखते थे सूर्य का प्रकाश जमा कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल, और उससे हमें बनता था ग्लूकोस या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ये कुछ रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जैसे कि सेब है, आपने खाया, उसके ऊपर रासायनिक परिवर्तन हुआ और वो लाल होने लग गया, अगर आपने खुला छोड़ दिया तो वो हमारे लिए हानिकारक है, उतना अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण है, वो हमारे लिए अच्छा है। हमारे पेट में जाके हमारा भोजन पचता है, हमारा खाना हजम होता है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है जो हमारे लिए अच्छा है। जब भी हम कोई दवाई खाते हैं, वो भी हमारे शरीर में जाके एक रासायनिक प्रक्रिया करती है जिससे हमें फायदा होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो हमारे लिए सबसे मेन दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, हम दो भागों में उन्हें बांट सकते हैं। पहला हमने पढ़ लिया भौतिक परिवर्तन, और दूसरे तरह के परिवर्तन हमने पढ़े रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन से दो प्रकार के परिवर्तन पढ़े हमने, बताइए जरा। हाँ, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तनों के क्या क्या लक्षण होते हैं, रासायनिक परिवर्तनों का हमें कैसे पता चलता है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहला लक्षण है कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो या तो ऊष्मा बनती है, गर्मी बनती है, या प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो या तो ये निकलते हैं या फिर ये अवशोषित होते हैं, अंदर लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मोमबत्ती का हमने उदाहरण लिया था, तो मोमबत्ती में क्या हुआ, मोमबत्ती में ऊष्मा भी बनी और मोमबत्ती में प्रकाश भी बना, तो वो एक तरह का रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो इस लक्षण से हमें पता चल रहा है कि अगर ऊष्मा व प्रकाश अगर बनती है तो वो एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन होता है, और इसका उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। कुछ ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जहां पर ऊष्मा बनती नहीं लेकिन ऊष्मा सोख ली जाती है। जैसे कि आप ग्लूकोज लें, अगर एक थोड़े से ग्लूकोज को अपने मुंह में रखें तो बहुत ठंडा लगेगा जीभ के नीचे, तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज आपकी जीभ से गर्मी को खींचता है, तो वहां पे ऊष्मा बनी नहीं, वहां पे ऊष्मा को खींचा गया, तो वो भी एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसका एक और उदाहरण है कि आप एक बीकर में आप एक पानी लें, और अगर आप उस पानी में थोड़ा सा कास्टिक सोडा डालेंगे, कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है साबुन बनाने के लिए, सर्फ बनाने के लिए, तो अगर आप उस बर्तन में थोड़ा सा कास्टिक सोडा डालेंगे और बर्तन को हाथ लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बर्तन थोड़ा सा गर्म हो गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें गर्मी निकल रही है ना। मोमबत्ती जब जल रही थी उसमें भी गर्मी निकल रही थी। तो इस तरह के परिवर्तन जहां पे गर्मी निकलती है उनको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। हमने सबसे पहला, ध्यान से सुनिए, हमने सबसे पहला लक्षण पढ़ा रासायनिक परिवर्तन का, ऊष्मा या प्रकाश का बनना या उसका अवशोषित होना।
तो जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती से गर्मी निकलती है ना, मोमबत्ती से आग निकलती है तो गर्मी निकलती है। या आप लकड़ी को जलाते हो तो उसमें से गर्मी निकलती है। या यहाँ पर उदाहरण दिया है कि अगर आप बीकर में थोड़ा सा कास्टिक सोडा मिला दें तो पानी गर्म होने लगता है। ऐसे ही आप पानी में अगर थोड़ा चूना मिला दें तो चूना मिलाने से भी पानी उबलने लगता है, पानी गर्म होने लगता है। तो ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के कारण गर्मी निकलती है वो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होता है? हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसे ही दूसरे तरह का होता है जिसमें कि ऊष्मा को, गर्मी को खींच लिया जाता है। जैसे कि ग्लूकोज का उदाहरण दिया कि आप ग्लूकोज अगर मुंह में रखेंगे तो आपको जीभ के नीचे ठंडा ठंडा लगने लगेगा। उसमें वो क्या करता है कि वो गर्मी को अपनी तरफ खींचता है। जो ग्लूकोज है वो गर्मी को खींच लेता है, इसलिए हमारी जीभ को ठंडा लगता है। तो ऐसी अभिक्रिया जहाँ पे गर्मी को खींच लिया जाता है उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब ऊष्मा का शोषण करना। ऊष्मा शोषी क्या बोलते हैं? हाँ, तो ऊष्मा शोषी में गर्मी को खींच लिया जाता है और ऊष्मा शेपी में गर्मी बनती है। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया? ठीक है। दूसरा लक्षण होता है रासायनिक प्रक्रिया का ध्वनि का उत्पन्न होना, आवाज का बनना। आप लोगों ने पटाखे फोड़े हैं दिवाली पे? तो दिवाली पे आप पटाखे फोड़ते हो तो शोर होता है ना। तो जब पटाखा फूटता है तो उससे गर्मी निकलती है, उससे रोशनी निकलती है और उससे आवाज निकलती है। तो ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। तो पटाखे जलाना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो अगर किसी परिवर्तन के कारण आवाज निकल रही है तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ये एक रासायनिक परिवर्तन का लक्षण है। ठीक है। तीसरा लक्षण होता है गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना, मतलब खुशबू का बदलना या फिर नई खुशबू का बनना। कभी भी आप पेड़ पे कच्चे फल लगे हुए देखते हो तो कच्चे फल में से कोई खुशबू नहीं आती, लेकिन जब फल पकने लगता है तो फलों में से खुशबू आने लग जाती है ना। तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है और उस रासायनिक परिवर्तन के कारण नई खुशबू पैदा हो रही है, नई खुशबू बन रही है। ठीक है। तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का लक्षण है। अगर ऐसा होता है, अगर आप देखते हो किसी चीज की खुशबू बदल रही है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। एक और रासायनिक परिवर्तन होता है जब किसी नई गैस बनती है। प्रकाश संश्लेषण में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन बनती है। प्रकाश संश्लेषण में लेता कार्बन डाइऑक्साइड है पौधा, लेकिन बनती है ऑक्सीजन। तो एक नई गैस बनी। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे ही अगर किसी भी प्रक्रिया में कोई नई गैस बनती है तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 लक्षण पढ़े रासायनिक परिवर्तनों के। सबसे पहला लक्षण हमने पढ़ा कि अगर ऊष्मा या प्रकाश बनता है या फिर अवशोषित होता है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या पढ़ा हमने सबसे पहला? रासायनिक परिवर्तन का सबसे पहला लक्षण क्या है? ऊष्मा या प्रकाश का बनना या फिर उसका अवशोषित होना। रासायनिक परिवर्तन का दूसरा लक्षण है आवाज बनना, ध्वनि का उत्पन्न होना। ठीक है, जैसे पटाखे आपने चलाए तो आवाज बनी, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन का लक्षण है। ठीक है। दूसरा लक्षण क्या है? रासायनिक परिवर्तन का तीसरा लक्षण है गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना, नई खुशबू का बनना या खुशबू का बदल जाना। तो तीसरा रासायनिक परिवर्तन का लक्षण क्या है? और चौथा रासायनिक परिवर्तन का लक्षण है किसी नई गैस का बनना। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है, वो एक नई गैस बनती है। तो चौथा लक्षण क्या हुआ? तो अब हमें क्या है, अब हमें इसके कुछ उदाहरण पढ़ने हैं कि किसी नई गैस का बनना
ये कहाँ कहाँ पर होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहला उदाहरण है कि अगर आप एक बोतल में थोड़ा पानी लें और उस पानी में आप कास्टिक सोडा मिला दें, जो कि कपड़े धोने वाला सोडा होता है, अगर वो आप मिला दें तो आप देखोगे कि वो मिलने के बाद पानी थोड़ा सा दूधिया कलर का हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाएगा। और जब उसमें नींबू का रस आप निचोड़ोगे तो उसमें से बुलबुले उठने लगेंगे। जब उसमें से बुलबुले उठ रहे हैं, बुलबुले उठने का मतलब है कि उसमें एक गैस बन रही है। जैसे यहाँ फोटो में भी दिखा रखा है ना, अगर पानी में कास्टिक सोडा मिलाया है तो ऊपर झाग बनने लग जाते हैं, ऊपर बुलबुले बनने लग जाते हैं। तो उसका मतलब है कि नई गैस एक बन रही है। अगर आप इस नई गैस को पकड़ के एक गुब्बारे के अंदर पकड़ के और इसको आप एक दूसरी बोतल में ले जाएं जहां पे आपने पानी में थोड़ा सा चूना मिला के रख रखा है, तो जैसे ही ये गैस उस पानी के संपर्क में आएगी तो वो पानी सफेद रंग का हो जाएगा। तो जब चूने वाला पानी अगर कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो उसका रंग सफेद हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो इस समय पता चलता है कि जब हमने नींबू निचोड़ा सोडा वाले पानी में तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी और उसके कारण चूने का रंग सफेद हो गया। आप लोगों ने सोडा पिया है, पेप्सी पी है, कोका कोला पी है, तो जैसे ही आप बोतल खोलते हो, बोतल में से गैस निकलने की आवाज आती है ना, तो वो क्या होता है, वो भी एक रासायनिक प्रक्रिया का हिस्सा थी। उस पानी के अंदर गैस भर रखी थी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है। तो अभी तो मुझे क्लास यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी। आप लोग यहाँ तक का आप घर पे जाके पढ़िएगा, इसके आगे का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ तक का आप जाके ज़रूर पढ़ना। ठीक है। ओके।